वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास व्यू क्या काम करता है, दूसरा स्टोर प्रोसीजर क्या काम करता है। पहले हम व्यू को देख लेते हैं। ठीक है, व्यू हमारे पास क्या है? व्यू हमारे पास एक वर्चुअल टेबल है जो एसक्यूएल की क्वेरी की बेस पर बनता है। ठीक है, ये टेबल जो है वो हमारे पास फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब आप उसे कॉल करते हो तो वो क्वेरी हमारे पास रन करके वो लेकर आता है। ठीक है, व्यू हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी टेबल है। जो हमारा रियल जो ओरिजिनल टेबल होता है उसी को हम क्या करते हैं, व्यू के अंदर सेलेक्ट करवा के रिकॉर्ड को लेकर आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो काम करने में एक तो ईजी भी हो जाता है। ठीक है, बार बार हमें जो है वो सेलेक्ट की क्वेरी रन नहीं करनी पड़ती। अब इसके फायदे क्या क्या है? डेटा को हमारे पास ये सिक्योर करता है। ठीक है, सेंसिटिव कॉलम्स को हम हाइड कर सकते हैं। सिर्फ वही डेटा दिखा सकते हैं जो किसी और यूजर को देखना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो एक एम्प्लॉयज का टेबल है और एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो उसकी सैलरी, उसका जो है वो एनआईसी नंबर, उसकी एज, ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी मेरे पास न्यू एम्प्लॉय आए वो बाकी एम्प्लॉयज की सेंसिटिव चीजें नहीं देख सके, सिर्फ उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका डिपार्टमेंट देख सके। तो हम क्या करेंगे, जो जो कॉलम हमें दिखाने हैं दूसरे यूजर्स को वो हम व्यू में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल टेबल है जिसमें हमारे पास सेंसिटिव कॉलम्स ऑलरेडी इंसर्टेड है उसको हम हाइड कर सकते हैं और व्यू के जरिए हम वही चीज दिखा सकते हैं जो हमें सामने वाले को दिखानी है। ठीक है, दूसरा कि हमारे पास इसको हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार हमें सेम क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ व्यू के नाम को कॉल करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा व्यू जो है वो क्या करता है, टेबल के रिकॉर्ड को सिर्फ सेलेक्ट करके लेकर आता है। ठीक है, अब इसकी हम एक बेसिक सी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर होगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने कुछ कॉलम्स रखे हैं और उन कॉलम्स के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट किया और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो आ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा व्यू बनाऊं, एक ऐसा वर्चुअल टेबल बनाऊं जिसमें मेरे पास जो आईटी में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड इंसर्ट हो। फिर मैं एक दूसरा व्यू बनाना चाह रही हूँ जो मेरे पास मार्केटिंग में काम करता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड इंसर्ट हो। ऐसे ही मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सबको टेबल में से अलग अलग करके व्यू में रखना है। तो पहला हम व्यू बनाते हैं, क्रिएट व्यू, और व्यू का आप कोई भी नाम रख सकते हो। जैसे मैं रख रही हूँ आईटी एम्प्लॉइज। एस का आपको कीवर्ड देना है। ठीक है, एस के कीवर्ड के बाद आप अपनी क्वेरी यहाँ लिखेंगे, सेलेक्ट। अच्छा, अब जो लोग आईटी में काम करते हैं उनका आपको क्या क्या देखना है, तो मैंने कहा मुझे उनका सिर्फ फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम और उनकी हायरिंग डेट देखनी है। ठीक है, और उनका डिपार्टमेंट भी। ठीक है, ये 4 कॉलम जो है वो हमें देखने हैं, सैलरी हमें नहीं देखनी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो जो कॉलम्स मुझे देखने हैं, सामने वालों को दिखवाने हैं, वो मैं सेलेक्ट की क्वेरी में डाल दूंगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, उसके अलावा हायर डेट। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मुझे सबका नहीं चाहिए। कौन से टेबल में से? फ्रॉम एम्प्लॉइज जिसका डिपार्टमेंट इक्वल है किसके? मैंने कहा आईटी के। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी क्वेरी को इस व्यू में डाल दिया है। ठीक है, इस व्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरा एक व्यू बन चुका है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक और व्यू बनाया और इस बार मैं बना रही हूँ मार्केटिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, मैंने कहा सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह दिखे इस टेबल में से जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो। और इस व्यू को भी मैंने पूरे व्यू को यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया। अब लेट सपोज मेरे पास एडमिन आता है और वो मुझे कहता है
कि भाई आपको आपके पास आईटी में कितने लोग काम करते हैं, उसका रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है, एडमिन मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि जो लोग आईटी में काम करते हैं उसका रिकॉर्ड उनको देखना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है वो डायरेक्ट व्यू को दिखा दूंगी। मुझे अपना टेबल दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रखी हुई है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपने व्यू को कॉल करूंगी जिसमें मैंने अपनी क्वेरी चलाई हुई है। अब आप यहाँ पे चेक करो तो उसको सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड हो गया, वो कॉलम्स, और जो हमें दिखाना है हम उनको वही दिखा रहे हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड हायरिंग डेट। अब लेट्स सपोज एडमिन मुझे कहता है कि आप मुझे जो है वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड दिखाओ। तो मैं क्या करूंगी, व्यू जो बना हुआ है उसको मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो कॉल करूंगी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद जो एग्जीक्यूट किया। तो इससे क्या होगा, जो लोग मेरे पास मार्केटिंग में काम करते होंगे वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। चूंकि मार्केटिंग वाला व्यू के अंदर हमने क्या किया, हमने क्वेरी चलाई हुई है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके ये 4 कॉलम की वैल्यूज मेरे पास आए। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फिलहाल एक ही एम्प्लॉय है, इसलिए एक रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली व्यू का मेरे पास काम ही ये है। व्यू क्या करता है, हमारे जो एक्चुअल रिकॉर्ड है, जो रियल रिकॉर्ड है उसको हाइड कर देता है। और जो कॉलम्स सेंसिटिव नहीं है, जो मैं दिखाना चाहती हूँ कॉलम्स, वो मैं क्या करूंगी, व्यू बना के उसमें डाल दूंगी। अगर कोई भी मेरे पास यूजर आता है तो मैं व्यू के नाम से उसको रिकॉर्ड दिखा सकूं, ना कि मुझे अपना एक्चुअल टेबल उसको दिखाना पड़े। क्योंकि जो मेरा एक्चुअल टेबल है उसमें तो मेरे पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस भी ऐड हुई हुई है। ओके, सो बेसिकली व्यू का इतना ही काम है। व्यू के अंदर आप सिर्फ रिकॉर्ड को सेलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ सेलेक्ट करवा सकते हैं। व्यू में किसी एक टेबल का या 2 या 3 टेबल का, जितने भी आप चाहते हो, लेकिन सिर्फ ये क्या करता है, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके लेकर आता है। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर मेरे पास क्या है, ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, व्यू जैसे हमारे पास कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, लेकिन स्टोर प्रोसीजर हम जो बनाते हैं वो हमारे पास डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हाँ, हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं विदाउट सेम जो हमारा कोड है उसको लिखने की हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके अपने रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्यू सिर्फ एक वर्चुअल टेबल है। ठीक है, जो डेटा दिखाता है सेलेक्ट करके, लेकिन जो स्टोर प्रोसीजर है वो एक एसक्यूएल का प्रोग्राम है जिसमें आप लॉजिक, कंडीशन, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आप सेलेक्ट भी करवा सकते हैं, इंसर्ट भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, व्यू के अंदर मेरे पास पैरामीटर नहीं बनते, स्टोर प्रोसीजर के अंदर मेरे पास जो है वो पैरामीटर्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा, व्यू को हम मॉडिफाई जो है वो नहीं कर सकते, स्टोर प्रोसीजर को हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दी है, इसके डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम अपने स्टोर प्रोसीजर के जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जो है मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है स्टोर प्रोसीजर की, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमने क्यों यूज किया। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने अपने पास जो है वो एक बंदा हायर किया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी नए एम्प्लॉयज आए, ठीक है, जो भी नए एम्प्लॉयज आए उसका रिकॉर्ड, जो भी लेट सपोज मेरे पास न्यू बंदा हायर हुआ है उसका रिकॉर्ड जो है वो बंदा इंसर्ट करता रहे हर बार टेबल में। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो बार बार ये इंसर्ट की क्वेरी ना लिखे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि वो पूरी क्वेरी लिखे, इसमें डेटा बैठ के लिखे, इस तरीके से मैं नहीं चाहती कि ये पूरी क्वेरी टाइप करे। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर बना के रख लेती हूँ। तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक बस उसमें वैल्यूज लिखेगा।
जो भी नया बंदा आया है उसकी वैल्यूज लिखेगा तो वो डायरेक्ट जाके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले आप याद रखना इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं वो आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6। और दूसरा इनकी टाइप भी आपको याद रखनी है कि इसकी क्या टाइप है। ठीक है, ओके। सो अब स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने बनाया क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का मैं नाम रख रही हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉय। ओके, और मैंने आपको अभी बोला कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम पैरामीटर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर बनाने लगी। ठीक है, पहला मैंने पैरामीटर बनाया है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉय आईडी जो टेबल में कॉलम है उससे मैच हो नाम। आप नाम चेंज भी रख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लोअर केस में रखा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जिसकी मैंने टाइप, अच्छा टाइप आपको सेम रखनी है, टाइप आप चेंज नहीं कर सकते, इंट। ओके, दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने बनाया @ फर्स्ट नेम, और जिसकी टाइप में आपने वही रखनी है, जो एक्चुअल टेबल में टाइप है ना वही आपको रखनी है। ठीक है, ठीक है, लास्ट नेम, इसकी भी टाइप यही है वैसे तो। नेक्स्ट है मेरे पास डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट की टाइप भी मेरे पास ऊपर वार्चारी दी हुई है मैंने। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरी। ठीक है, जिसको मैंने जो ऊपर टाइप दी है वो मैंने दी है डेसिमल। ठीक है, उसको मैंने दी हुई है वैल्यू 10 and 2। ओके, और एक और जो मैंने ऊपर बनाया है, अपनी मर्जी से मैं नाम दे रही हूँ हायर डेट, लेकिन ऊपर मैंने इसको टाइप दी हुई है डेट। ठीक है, ये सारी जो टाइप है आपको याद से जो मैंने यहाँ दी हुई है सेम ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ये हमने क्या बनाया, एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर का कोई भी नाम दिया, उसको मैंने पैरामीटर दिए, ये पैरामीटर है। ओके, अच्छा, अब स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम काम करने वाले एज, इसमें भी आता है बिगिन एंड एंड, एज अ ब्लॉक ऑफ कोड ये काम करता है। ठीक है, बिगिन एंड एंड के बगैर प्रोसीजर काम नहीं करेगा। इसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट बताओगे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक न्यू एम्प्लॉय आया, ठीक है, और उसने अपनी, उसको तो अपनी आईडी नहीं पता कि उसकी आईडी क्या होगी, लेकिन लेट सपोज मैं उसको इंसर्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि जो नया एम्प्लॉय ऐड होगा उसकी आईडी 6 होनी चाहिए। ये चूंकि ये 1 से लेके 5 तक तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, मुझे पता है कि 6 होनी चाहिए, 7 या 8 ऐसी आईडी होनी चाहिए। लेकिन लेट सपोज अगर मुझसे गलती हो जाती है और मैं 3 लिख देती हूँ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉय है, लेकिन अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को हल करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक करवाएंगे, चेक इफ एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, लेट सपोज मैंने गलती कर दी, 3 लिख दिया मैंने, मैं चाहती हूँ अगर ऐसा हुआ तो मुझे मैसेज दिखना चाहिए कि एम्प्लॉय विद दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं ये काम करने लगी हूँ आपके सामने। किस तरीके से होगा, इफ एग्जिस्ट। ठीक है, इफ एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेरी एक लगा रही हूँ जो कि आप देखें, सेलेक्ट 1 फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, ये जो मैंने यहाँ पे, ये वाला नहीं, ये तो मेरा पैरामीटर है, टेबल में जो एक्चुअल कॉलम का नाम है वो आप यहाँ देंगे। ठीक है, किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है मेरे पास मेरे इस पैरामीटर के। ठीक है, लेट सपोज इसको 3 मैंने लिखा और 3 आईडी ऑलरेडी इंसर्ट हुई भी है। ठीक है, तो मैंने कहा तो क्या हो, तो मैंने कहा कि क्या करना आप यहाँ पे आने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, अच्छा मैंने कहा अगर आपको आईडी मिल जाती है तो क्या करना, यहाँ पे आने के बाद बिगिन एंड, तो मुझे लिख के दिखा देना, प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट में लिखा हुआ आ जाए एरर। ठीक है, एम्प्लॉय विथ दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ठीक है, ओके। ये मुझे टेबल का नाम मेरा एम्प्लॉयज, ओके, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने गलती से 3 या 4 या 5 जो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर इनमें से कोई भी मैंने एक आईडी लिखी, तो वो मुझे एरर दे देगा कि एम्प्लॉय विद दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा, जब मैं नया एम्प्लॉय डाल रही हूँ तो सैलरी की एक लिमिट होनी चाहिए, तो मैंने कहा सैलरी उसकी 30,000 से अबव होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन लेट सपोज मुझसे गलती हो जाती है और मैं उसको 28,000 सैलरी दे देती हूँ, या 30,000 या 29,000 दे देती हूँ, ठीक है। 30 से अगर लेस मैं दूं, गलती हो जाती है मुझसे, तो मैं चाहती हूँ मुझे तब भी एक एरर मिले कि सैलरी मस्ट बी एट लीस्ट 30,000, ठीक है। 30,000 से नीचे नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ठीक है, इस बिगिन एंड ब्लॉक के हम बाद आते हैं। यहाँ मैं आपको कमेंट करके बता रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। चेक इफ सैलरी इज वैलिड, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, और इसके अंदर हम काम करने वाले हैं इफ, इसमें जो मैं सैलरी लिखती हूँ ये मेरा पैरामीटर है, इसमें मैं जो सैलरी लिख रही हूँ अगर वो छोटी है किससे, 30,000 से, तो क्या हो, मेरा प्रोसीजर जो है वो बिगिन हो, एंड हो, और क्या हो, मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिले। प्रिंट में मेरे पास लिखा हुआ आए एरर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सैलरी मस्ट बी एट लीस्ट 30,000, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दिए, ठीक है। ये हमने 2 बता दिए। मैंने कहा लेट सपोज एम्प्लॉय की आईडी भी मैं सही देती हूँ, 6-7 कुछ देती हूँ, और मैं सैलरी भी इसको 30,000 देती हूँ, 30,000 से अबव देती हूँ, तो क्या हो। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर आप रिकॉर्ड हम करेंगे इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। इसका हम काम करने लगे हैं। तो सेम क्वेरी आप बल्कि कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं हम, यही क्वेरी आएगी हमारे पास। मैं एक क्वेरी ऐसे कॉपी कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। ये सारे कॉलम्स हैं, इसमें मेरे पास क्या होगा 1। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज देनी है वो सारे ये पैरामीटर पास करने हैं। कॉपी पेस्ट, ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने दिए हुए थे वो मैं यहाँ पे आने के बाद पास कर दूंगी। सैलरी एट द रेट हायर डेट, ठीक है। ये सारे मेरे पैरामीटर्स हैं और ये सारे मेरे टेबल के एक्चुअल कॉलम्स के नेम है, ठीक है। तो ये मेरा एक मैंने प्रॉपर प्रोसीजर बना के रख लिया है, ठीक है। लेट सपोज कि मैं एडमिन हूँ और मैंने जो है वो एक दिन को ऑफ किया है, ठीक है। और मैं अपने किसी जूनियर को बोलती हूँ कि भाई एक नया एम्प्लॉय आया है, आप उसको उसका डेटा इंसर्ट कर दो। तो उसको क्या होगा, उसको आसानी ये पड़ेगी कि उसको ये बैठ के क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, डायरेक्ट ये जो प्रोसीजर मैंने बनाया है प्रॉपर, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ये मेरा पूरा प्रोसीजर एक साथ में सेलेक्ट करके, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ये मेरा प्रोसीजर बन गया। इसने मेरा प्रोसीजर डेटाबेस के अंदर बनाया होगा। यहाँ पे आके हम चेक करेंगे। ठीक है, इसने देखिए मेरा प्रोसीजर यहाँ मुझे बना के दे दिया। ऐसे मेरे पास पैरामीटर्स भी जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है, ओके। सो अब लेट सपोज मैं नहीं हूँ और कोई और बंदा जो है वो एक नए एम्प्लॉय को ऐड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो प्रोसीजर का नाम है ना, ऐड न्यू एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे आएगा, वो लिखेगा एग्जीक्यूट मेरे प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम क्या है मेरा, ये रहा, ऐड न्यू एम्प्लॉय। जो प्रोसीजर का नाम है आपको याद होगी। अब याद रखना आप, प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स हैं और इस पैरामीटर को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो जब हम पैरामीटर को कॉल करते हैं नीचे, वैल्यू हमें तब देनी होती है इन पैरामीटर्स को, ठीक है। जब इस प्रोसीजर को मैं कॉल करी तो इन सब पैरामीटर्स को मैं एक एक करके वैल्यू दूंगी, ठीक है। या बल्कि ये कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं नीचे ले जाती हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं सबको एक एक वैल्यू दूंगी, ओके।
@एम्प्लॉय आईडी में मैं पहले आती हूँ और पहले हम देख लेते हैं हमारे एक्चुअल टेबल में रिकॉर्ड क्या इंसर्ट हुआ है। ये रहा हमारा एक्चुअल टेबल, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल टेबल है। अब मैं एम्प्लॉय आईडी में आती हूँ। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये वाला हमने पार्ट किया था ये चल रहा है कि नहीं। एम्प्लॉय विद दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, मैं इनमें से आईडी कोई देके देखती हूँ 1 to 5 में से। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी इसको 1 से लेके 5 में, लेट्स सपोज 3 दे दी, जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड है। मुझे नहीं देनी चाहिए लेकिन मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया इसको, फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया लेट्स सपोज हसन वैल्यू दे दी, ठीक है। और लास्ट नेम में मैंने इसको अली वैल्यू दे दी, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने कह दिया को आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा सैलरी मैं इसको देती हूँ 30,000 की, हमने वैलिडेशन ऑलरेडी लगाई हुई है, लेकिन मैं गलती कर देती हूँ, लेट्स सपोज 28 मैंने इतनी दे दी है, जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई, ओके। और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक अपनी हायरिंग डेट किया 2025, ठीक है। वो भी मैंने एक रैंडम दे दिया, ठीक है फिलहाल, ठीक है। ये मुझे क्या इशू दे रहा है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे आने के बाद एंड करते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये मुझे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय विद दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कह रहा है 3 नाम का एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं क्या करूंगी, अब देती हूँ 7। और दूसरा मुझे एक और क्या चीज बोली है, सैलरी मस्ट बी एटलीस्ट 30,000। अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसीजर है जिसमें मेरे पास कंडीशंस भी हमने लगाई है। ये पहली कंडीशन करेक्ट हो, दूसरी कंडीशन करेक्ट हो और फिर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, इसे मुझे बोला 1 रॉ फैक्टेड, कंफर्म करना है कि रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किया भी है कि नहीं। अब मैं चेक करो, अब इसने मेरा 7 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लोर प्रोसीजर का काम यही है, ठीक है, कि हमें जो है वो अपनी बार बार इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही। मैंने एक प्रोसीजर अपना प्रॉपर बना के रख लिया है, ठीक है। तो मेरा काम, अगर आप प्रोसीजर का कोड देखो थोड़ा लेंदी तो लग रहा है, लेकिन आप ये देखो कि अगर ये बन जाए एक बार तो फिर आगे का काम कितना ईजी है, ठीक है। कि अब मुझे जब भी कोई नया बंदा मेरे पास कंपनी में आता है तो मुझे उसका डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रोसीजर के नाम के अंदर पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू डाल दूंगी, तो वो 1 बाय 1 करके इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर का काम यही है। इसमें आप इंसर्ट वाला काम, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट वाला काम करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो व्यू है, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, इसलिए इसमें आप सिर्फ सेलेक्ट का काम करवा सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कोई और टॉपिक भी अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।